नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। आज किसान आंदोलन का चौथा दिन है। कल देर रात क्या हुआ था, मैंने आपको खबर दी थी ना। सरकार की किसानों से बातचीत चल रही थी। किसानों को सरकार ने भरोसा भी दिया। किसानों ने अपनी मांगों को फिर दोहराया, बात फिर टल गई। पटियाल पूछता है, इस समस्या का समाधान क्या निकल पाएगा? एमएसपी पर गारंटी मिली, नहीं मिली, आगे मिलेगी, नहीं मिलेगी? यह सवाल है कि क्या सरकार को अब एमएसपी के मुद्दे पर श्वेत पत्र लाना चाहिए, ताकि पूरे मुद्दे को, इस मुद्दे से जुड़ी हर खबर को, हर तथ्यों को सारी दुनिया को मालूम हो जाए। कॉलिंग कार्ड में एमएसपी वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तलाशेंगे। सॉल्यूशन तो मुआवजे में धुलती सरकारी हत्याओं के दाग का भी ढूंढना है हमें। कल दिल्ली में अलीपुर गांव, याद होगा आपको, अवैध फैक्ट्री में आग लग गई। जलकर 11 लोग मर गए। 10-10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान हुआ, लेकिन देश के असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कब मिलेगी? सिग्नेचर स्टोरी में यही पूछेगा आज पटियाल। पूछना तो बेईमान भेड़ों के बारे में भी है, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आई और सरकार को 256 करोड़ रुपए की चपत लगा गई। तेलंगाना में बाइक गैंग वाली भेड़ों का आतंक क्यों है? आज एक्सक्लूसिव में भेड़ स्कैम पर बात होगी। वैसे बात तो आपकी सेहत की भी करनी है। फैटी लीवर आज देश के लिए बड़ी चुनौती है। दिल्ली में बिगड़ते लीवर की सेहत का सबसे बड़ा सर्वे हुआ है। आधी दिल्ली का लीवर फैटी है, लेकिन दिल्ली वालों की ये सेहत बिगड़ी कैसे? पब्लिक प्लेटफॉर्म में दिल्ली की बैड हेल्थ रिपोर्ट पेश करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले आपको हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर लेकर चलना है। वहां 4 दिन से किसान आंदोलन जारी है, जानते हैं ना आप। दिल्ली अब भी 200 किलोमीटर दूर है वहां से जहां आंदोलन चल रहा है। कल शो के आखिर में मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा था किसान और सरकार के बीच बातचीत की खबर है। बातचीत चल रही थी उस वक्त, रात 1:30 बजे तक चली। और जैसा कल शुरुआत में मैंने कहा था, मीटिंग में वही हुआ। लंबी चौड़ी बातचीत हुई। किसानों ने मंत्रियों के सामने अपनी मांगे फिर दोहराई। उन पर चलाए गए रबड़ बुलेट्स, आंसू गैस के गोले तक दिखाए गए। हरियाणा सरकार की ज्यादतियों के बारे में बताया गया, मगर फिर भी एमएसपी वाला मुद्दा लटक गया। सरकार ने किसानों को एक बार फिर भरोसा दे दिया है। दूसरी तरफ किसानों ने कहा, दिल्ली चलो की कॉल जारी रहेगी, आंदोलन लंबा चलेगा। मतलब समस्या का समाधान नहीं निकला, लेकिन इस विषय पर कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब ये देश जानना चाहता है और सरकार को इसका स्पष्ट जवाब देना भी चाहिए। पटियाल का मानना है कि सरकार आधिकारिक रूप से इस समस्या पर अपना पक्ष देश के सामने रखे तो अच्छा होगा। लोगों को इस आंदोलन के बारे में सारी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। आज पब्लिक इंटरेस्ट में बात प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों की करनी है, लेकिन पहले पटियाल के कुछ सवाल सुन लीजिए। एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने वाली मांग कितनी जायज है? अगर एमएसपी कानून बना दिया गया तो इससे देश की आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ेगा? अगर एमएसपी कानून नहीं बना तो किसानों को सरकार दूसरे क्या विकल्प दे सकती है या दे रही है? क्या किसानों की संतुष्टि के लिए फौरी तौर पर कोई इंतजाम किया जा सकता है? बार बार आंदोलन ना हो, किसान मान जाए, इसके लिए लॉन्ग टर्म परमानेंट सॉल्यूशन आखिर है क्या? कोई हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, सरकारें अलग अलग मुद्दों पर व्हाइट पेपर ला सकती हैं, भले ही यूपीए या एनडीए की सरकारें हों, तो फिर अब वर्तमान सरकार किसानों के मुद्दे पर श्वेत पत्र क्यों नहीं ला सकती? इसका पूरा ब्यौरा हमें आपको बताना चाहिए। और अगर ऐसा करती है सरकार तो जनता में उसके प्रति ना सिर्फ विश्वास बढ़ेगा, बल्कि इस समस्या को परमानेंट समाधान भी मिल जाएगा और पारदर्शी तरीके से सरकार जनता के सामने सारी चीजें पेश कर सकती है। श्वेत पत्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर अलग अलग धारणा बन रही है। कुछ लोग किसानों को विलेन समझने लगे हैं, तो कुछ सरकार को किसान विरोधी। पटियाल का कहना सिर्फ इतना है कि सरकार को ऐसा हल ढूंढना पड़ेगा जिससे किसान किसान रहे और सरकार सरकार, यानी दोनों देश के हीरो बने रहे। वैसे इस कड़ी में रविवार को किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की फिर से बातचीत तय हुई है और उस बातचीत में क्या कुछ निकलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। क्या इस बैठक में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कोई रास्ता निकलेगा? फिलहाल दोनों पक्ष कहां खड़े हैं, सुन लेते हैं
फिर आपको इस खबर में आगे बढ़ाएंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। हर मांग के ऊपर लंबी चर्चा हुई, एमएसपी के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, तो बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बने। इन मांगों के ऊपर जो किसान है, देश का खेत मजदूर है, वो हमारे साथ खड़ेगा, बेशक वो भाजपा का सपोर्टर क्यों ना, क्योंकि देश के किसान और खेत मजदूर की जो मांग है वो बिल्कुल इकट्ठी है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको अपने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदर्शनकारी भी कोई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे। कि अर्धसैनिक फोर्स जो मिशन इस्तेमाल करती है, उनकी जो दुर्वर्तों हो रही है, हमारे पास ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, उसको बहुत तेजी से रखा। पत्रकारों के जो यूट्यूबर हैं, उनके 70 अकाउंट पूरी तरह बंद कर दिए। तो सरकार की जो मंशा नजर आ रही है कि हमारी आवाज को बंद करना चाहती है। दिल्ली जाने का, आंदोलन करने का निर्णय हमारे पास है। ये हम अगर वार्ता सफल ना होगी तो कर लेंगे। सरकार और किसानों के बीच इसी तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन टेम्परेरी या फिर परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसे लेकर कोई बात बाहर नहीं आती। शायद सरकार के फार्मूले किसानों के गले नहीं उतरते, या फिर किसानों की मांग सरकार को जायज नहीं लगती। इसीलिए हमारा कहना है कि अगर श्वेत पत्र आ जाएगा तो फिर देश के सामने पूरा इशू क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। किसानों के मुद्दे पर सरकार की पोजीशन A to Z लिखित में होगी। कुछ डिटेल्स मेरे पास भी हैं, इन्हें बताने से पहले आपको श्वेत पत्र के बारे में बताना बहुत जरूरी है। सुन लीजिए। किसी मुद्दे पर सरकार की तरफ से जारी आंकड़े और तथ्यों को व्हाइट पेपर कहते हैं, समझ गए ना। इसे सरकारी दस्तावेज की तरह पेश किया जाता है। इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होती, लेकिन कानून बनाने में मदद जरूर करता है। कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार ने यूपीए के 10 साल के आर्थिक मिसमैनेजमेंट पर व्हाइट पेपर जारी किया था। आपको याद ही होगा, हुआ था ना संसद में, अभी इससे पहले भी हो चुका है। यूपीए सरकार विपक्ष की मांग पर श्वेत पत्र लाई थी। इससे पहले वो काले धन पर था, तब प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री थे। इसके बाद काले धन को लेकर राजनीतिक विवाद था, वो काफी हद तक सिमट गया था। ऐसे ही किसान समस्या पर अगर सरकार श्वेत पत्र लाती है तो समाधान की उम्मीद बढ़ सकती है। तो एक तरफ किसानों को सही रेट नहीं मिलता जी, और दूसरी तरफ किसानों की जमीन आस्ते आस्ते उनसे छीनी जाती। प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। हम किसानों की वाजिब मांगों का समर्थन करते हैं। हम आंदोलन में हर प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं और सरकारी हिंसा के भी खिलाफ हैं। एमएसपी पर कांग्रेस का बयान सरासर झूठ है। मोदी सरकार किसे नीतीशी है ये सबको मालूम है। गरीब का ये बेटा जब से पीएम बना है, ये एक के बाद एक मेरे खिलाफ
साजिशें करते जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। कांग्रेस की हर साजिश के सामने जनता जनार्दन ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। सियासत होती रहेगी, पर सवाल भी लाजमी है, किसानों की मांगों पर, उनके मुद्दों पर व्हाइट पेपर क्यों जारी किया जाना चाहिए? इन मांगों में ऐसा क्या है जो सरकार को आर्थिक मोर्चे पर परेशान कर रहा है या आगे कर सकता है? इसे भी आपको समझाना यहां पर जरूरी हो जाता है। किसान चाहते हैं एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले। अगर ऐसा हो गया तो केवल एमएसपी की लिस्ट में शामिल सभी 23 फसलें उनको जब सरकार खरीदेगी तो कितना खर्च आएगा उन्हें खरीदने पर? 17 लाख करोड़ रुपए इतना हो सकता है। समझिए आप, किसान चाहते हैं मनरेगा में 100 की बजाय 200 दिन के रोजगार की गारंटी मिले। ऐसा करने पर क्या होगा? अनुमानित खर्च 6,50,000 करोड़ रुपए आएगा। डिमांड तो 60 साल से ऊपर के किसानों के लिए 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने की भी है। मगर इसे पूरा किया जाए तो फिर सरकार को 1,20,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे अगर ये मांग पूरी करते हैं तो। एक मांग ये भी है कि किसानों और मजदूरों का पूरा कर्ज माफ हो जाए। अगर सरकार इस मांग को भी मान लेती है तो फिर 18,40,000 करोड़ रुपए इसमें चले जाएंगे। अब अगर सरकार इन सभी मांगों को मान लेती है, सारा जोड़ देते हैं, तो फिर यही रकम कितनी बन जाएगी? 43,10,000 करोड़ रुपए। और मैंने आपको कल भी ये बताया था ना कि हमारे देश का इस साल का बजट कितना है? 47 लाख करोड़ रुपए का। यानी सरकार के पास देश चलाने के लिए कितने पैसे बचे? 3,90,000 करोड़ रुपए। यह सिचुएशन तब है जब सरकार 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देगी। देश में 100 से ज्यादा फसलें होती हैं और किसान चाहते हैं कि पूरा कृषि सेक्टर ही एमएसपी के दायरे में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो सरकार को 17 लाख करोड़ की जगह 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब इनमें पेंशन, कर्ज माफी और दूसरा मनरेगा जैसी डिमांडें भी शामिल कर लेते हैं तो यह रकम कितनी बैठेगी? 71,10,000 करोड़ रुपए। और सरकार का कुल बजट कितना है? अभी बताया मैंने, 47 लाख करोड़ रुपए। बाकी अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए कि ये फिजिबल है या नहीं, कितना सरप्लस हो जाएगा ये बजट। 71 कहां, 47 कहां पे? शायद यही वजह है कि अभी तक सरकार किसानों के साथ मीटिंग में सिर्फ आश्वासन और भरोसा ही दे रही है। सरकार ये तो कहती है कि हमने फसलों पर एमएसपी के दाम बढ़ा दिए, लेकिन ये नहीं बताती कि एमएसपी लागू करने या उस पर कानून बढ़ाने में अड़चनें क्या क्या है। सवाल का जवाब जानने के लिए हम आपको देश के कृषि अर्थशास्त्रियों की बात जरूर सुनवाएंगे। अभी वो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, एमएसपी कानून लागू होना चाहिए या नहीं, उनका क्या मानना है। हमारे देश में डिमांड बहुत कम है क्योंकि हम इतनी गरीबी है। 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी परचेजिंग पावर कम है, उनकी आमदनी कम है। तो इसलिए वो डिमांड जब कम करते हैं तो जब डिमांड कम होती है तो इसलिए जब जो प्रोड्यूस है उसका दाम कम मिलता है किसानों को, और जब कम मिलता है तो गरीबी रहती है। तो अगर एमएसपी जो डिक्लेयर होता है तो वो अच्छा रहेगा हमारे किसानों के लिए और वो अर्थव्यवस्था के लिए। और अगर एमएसपी को लागू करना है तो सभी क्रॉप्स के लिए एमएसपी को लागू करना चाहिए, क्योंकि अभी तो 23 क्रॉप्स में डिक्लेयर होता है लेकिन 2 ही क्रॉप में वो लागू होता है, वीट में और पैडी में। बाकी पे वो सरकार उसको जो डिटर्मिन करती है पर लेकिन उसको लागू नहीं कर पाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो कहा जा रहा है वो एक तरह से डराने की बात कही जा रही है कि ये नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। लार्जली कमोडिटीज प्राइवेट सेक्टर ही परचेज करती है और जो एमएसपी का जो 22 और 23 क्रॉप है एमएसपी जिसका डिक्लेयर करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, उसका जो प्रोडक्शन है ओनली 28% है टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है हॉर्टिकल्चर, चावल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। किसान का ये मांग होना चाहिए कि एमएसपी का जो दायरा है, जो प्रोक्योरमेंट अभी का जो सिस्टम में देखिए, अभी का जो प्रोक्योरमेंट होता है चावल जनरली पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होता है। तो उसको कैसे लिया, जैसे उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाए और बिहार में बढ़ाया जाए, वो मांग होना चाहिए ना कि लीगल गारंटी। वक्त के हिसाब से एमएसपी से आगे जाने की बात होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा था कि मार्केट डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है इतने सालों में, तो इस वजह से किसान एमएसपी एक तरीके से वो उसको मैक्सिमम सेल प्राइस मान के चल रहे हैं। होना ही चाहिए था कि एमएसपी एज ए फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए था, जिसमें कि जो मार्केट के प्राइसेस हैं दे शुड ऑलवेज बी रूलिंग एबव एमएसपी।
लेकिन 90% केसेस में यह है कि जो मार्केट प्राइसेस हैं अक्रॉस द कमोडिटीज़ वो एमएसपी से नीचे चलते हैं। तो इस केस में किसानों को लगता है एमएसपी ही विकल्प है एंड वो एमएसपी की ही जिद पे अड़ जाते हैं। अगर आप डेटा देखें तो 8% ही किसान एमएसपी का फ़ायदा उठा पा रहे हैं और सिर्फ 2 क्रॉप के अराउंड गेहूँ और धान, वो भी 6-7 राज्यों में इसके अराउंड घूमता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो 72% जो सेल है कमोडिटीज़ का वो नॉन एमएसपी का है और एमएसपी होने बावजूद, तो एमएसपी अकेला है विकल्प, ऐसा नहीं है। इसका असली मुद्दा ये है कि किसानों की आय कैसे ज़्यादा बढ़े, उनका प्रॉफिट खेती से कैसे ज़्यादा हो और उनको बेचने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक तरीके से मार्केटिंग की, विपणन की व्यवस्था अगर बेहतर होती है तो किसानों को, हमें लगता है एमएसपी और नो एमएसपी, एमएसपी एक तरीके से ऑप्शन है, एक तरीके से एक टूल है जिससे उनको मार्केटिंग में आसानी होती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, देश अलग अलग विचारों से चलता है, चलना भी चाहिए, फिर चाहे मुद्दा सियासी हो या फिर एमएसपी जैसा संवेदनशील। बार बार ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है कि सरकार ने अभी तक कृषि सेक्टर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और क्या इन सबके बावजूद एमएसपी को अफोर्ड किया जा सकता है इस स्थिति में। 2023 अगर इसकी बात करें तो देश में 33 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ हमारे देश में। पिछले साल के मुकाबले करीब 1.5 करोड़ टन ज्यादा था ये माल। पिछले साल 4,20,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ, यानी अनाज, दाल, चावल वगैरह वगैरह जो सब बाहर भेजा गया दूसरे मुल्कों को। इसके बावजूद जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी कम हुई। 2020-21 में 20.3% थी और अगर 2022-23 की बात करें तो 18.3 रह गई है, ऑलमोस्ट 2% कम हो गई। इस बीच सरकार ने किसानों के लिए क्या किया यह भी आपको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन मिलती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए बांटे गए। हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए आते हैं, आप जानते हैं सब, और इसे 3 किश्तों में केंद्र सरकार की तरफ से डाला जाता है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत अभी तक किसानों को 1.5 लाख करोड़ सेटलमेंट के तौर पर दिया जा चुका है, यह भी आपको पता होगा। इसके अलावा तमाम और योजनाएं भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार एमएसपी कानून की मांग पर राजी होती तो फिर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं, यह भी आपको बहुत जरूरी समझना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट का यह मानना है कि अगर सरकार किसान सम्मान निधि का फंड 6,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 36,000 रुपए सालाना कर दे, यानी हर महीने किसानों को 3,000 रुपए मिले, तो उन्हें सहूलियत मिल सकती है। ये पहला विकल्प दिया उन्होंने। अभी इस योजना पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और अगर 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी के मोटे तौर पर 17 लाख करोड़ रुपए देने होंगे, इसमें सम्मान निधि का फंड बढ़ने से सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपए ही एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी कितना बोझ पड़ा? 3 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ आप पर आ गया। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि अगर सरकार को एमएसपी की जगह लाभांतर योजना बड़े पैमाने पर लागू करनी चाहिए, अगर कर सकती है तो करनी चाहिए। इसका मतलब किसान अगर अपनी फसल एमएसपी से कम दाम पर बेचे तो उस घाटे की भरपाई सरकार अपनी तरफ से कर सकती है, किसान को नुकसान नहीं होगा। अब इसमें क्या हुआ? मध्य प्रदेश में योजना शुरू हुई, बाद में बंद हो गई। हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना अभी भी जारी है। ये 2 राज्यों का हमने एग्जाम्पल दिया, वहां से उठाया था। कृषि के अर्थशास्त्र को समझने वाले ये भी हमें बता रहे थे आज कि फिलहाल इसके लिए सरकार को एक प्राइस स्टेबिलिटी फंड बना देना चाहिए। ये एक तीसरा विकल्प उन्होंने दिया, ताकि किसानों को अगर नुकसान हो तो उस फंड से पैसा सरकार किसानों को दे सकती है। अब सवाल एक और है। सवाल क्या है? सवाल है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्या एमएसपी कानूनी किसानों को सारी मुसीबतें खत्म कर देगी? अगर मान लीजिए एमएसपी दे देते हैं तो किसान सारी मुश्किलों से निजात पा जाएगा। इस पर एमएसपी तय करने वाली कमेटी के चेयरमैन रह चुके देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री की बात आपको यहां सुनानी बनती है। Farmers in Punjab became the most prosperous farmers in the country. Number one, irrigation was there and high yielding variety seeds were brought in during grain evolution days. So the productivity has to increase. So we need better seeds which can give higher productivity. We need good irrigation facilities.
right? And then there should be a market. Now, where is the market? Either the government should buy. At that time, wheat and rice, government was buying because there was huge shortage. Today, there is a huge surplus. So either you allow them to export. Okay, so ultimately income will go up by raising productivity and getting better prices. Have done great things and served the country with wheat and rice. Now others can take on and you move on to high value agriculture. They are not. So they are way behind at least 20 years on that path. इस पूरी जानकारी को देने के पीछे पटियाल की कोशिश क्या है? कोशिश यह है कि सारी पिक्चर क्लियर हो जाए, लेकिन मेरी एक सीमा है ना, मैं वहीं तक जा सकता हूं। सरकार की कोई सीमा नहीं है। वो खुले दिल से किसान समस्या पर श्वेत पत्र लाए, पूरे देश में लोगों के बीच उसे पहुंचाए। एक श्वेत पत्र विवाद पर लगे अविश्वास के सारे जाले हटा देगा। सिर्फ श्वेत पत्र ही हटा सकता है। इस समस्या का सदा के लिए हो सकता है समाधान भी हो जाए। पटियाल की यही पुकार है, अब की बार श्वेत पत्र लाए सरकार। अच्छा, ये तो हो गई श्वेत पत्र की बात, लेकिन अब एक उस बात का भी जिक्र जरूर करना है जो झूठ है, और पटियाल को झूठ से दिक्कत है। इसीलिए जैसे ही कोई गलत चीज दिखती है, मैं सत्य का सीधा प्रसारण कर देता हूं। किसान आंदोलन के नाम पर एक झूठा वीडियो बहुत वायरल है। वीडियो में एक आदमी शराब बांट रहा है और कुछ लोग ग्लास और कटोरे लेकर शराब लेने के लिए टूटे पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि यह किसान आंदोलन का वीडियो है और शंभू बॉर्डर का है, यह दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। मैंने देखा तो जांच करवाई, पता चला गलत जानकारी दी जा रही है। सच्चाई यह है कि इंटरनेट पर वीडियो वर्ष 2020 से ही ये मौजूद है। किसानों को बदनाम करने के लिए पिछले किसान आंदोलन में भी यह वीडियो फैलाया गया था। किसान आंदोलन को लेकर यह वीडियो तब भी झूठा था और आज भी झूठा है। समझ गए होंगे आप। पब्लिक इंटरेस्ट में एक और सत्य का सीधा प्रसारण करना है आज आपको, और यह बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट है क्योंकि बात आपके बच्चों के एग्जाम से जुड़ी हुई है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए हैं। किसान आंदोलन की वजह से एग्जाम सेंटर पहुंचने में दिक्कत हो रही है और इसकी आशंका थी पहले भी, लिहाजा बोर्ड ने बच्चों के जल्दी सेंटर पहुंचने की अपील की थी। कहा था कि मेट्रो से आ जाइए, याद है ना, मैंने खबर बताई थी। हमने आपको यह सच्चाई तो बता दी थी, लेकिन अब कुछ शरारती लोगों ने एक नकली चिट्ठी वायरल कर दी। कमाल का काम करते हैं ये लोग भी, जिसमें एग्जाम टालने का दावा किया गया है। इस चिट्ठी में सीबीएसई ने इसका खंडन किया, इसे बिल्कुल झूठा बताया। एग्जाम उसी जगह उसी समय पर होने हैं जहां पहले तय थे, इसलिए इस झूठ के झांसे में आपने कतई नहीं आना। पब्लिक इंटरेस्ट में आज मुझे सिस्टम से एक और सवाल पूछना है। क्या गरीब के कमाऊ पूत की जिंदगी की कीमत सिर्फ दया के फेंके गए मुआवजे के चंद टुकड़े हैं? पटियाल आज इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहा है? बात करना जरूरी क्यों लग रहा है मुझे? दिल्ली के अलीपुर में कल बहुत बड़ा हादसा हुआ। अवैध केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, 11 लोग जिंदा जलकर मर गए। उनकी शनाख्त तक करना मुश्किल है क्योंकि 90% जल चुके हैं। वो हादसे में कई बुरी तरह जख्मी हैं। यहां ये भीषण अग्निकांड हुआ, वो रिहायशी इलाका था, घनी आबादी वाला इलाका था। यहां कोई छोटी बड़ी बस्ती नहीं है। इनमें ऐसा असंगठित वर्ग रहता है जो मेहनत मजदूरी करता है, रोज काम करता है, रोज खाता है। वैसे राजधानी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो गांव देहात से आते हैं और वहां की क्योंकि जिंदगी में जीने के लिए सभी साधन नहीं होते हैं, इसलिए उनको यहां रोजी रोटी के लिए आना पड़ता है। आप भी जानते हैं गांव में काम धंधे नहीं होते हैं, परिवार पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, बूढ़े माँ बाप की दवा लानी है, उनकी सेवा करनी है, इलाज कराना है। किसी के कंधे पर बहन की शादी की जिम्मेदारी होती है और कई ऐसे घर हैं जहां कमाने वाला एक है और खाने वाले अनेक हैं। हो सकता है ये नियम आपके घर पर लागू ना होता हो, इसलिए पटियाल ये पूछना चाहता है आज, क्या मुआवजे से सरकारी हत्याओं के दाग धुल जाएंगे? क्या 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देकर गैर जिम्मेदारी को कफन पहनाया जा सकता है? क्या सिस्टम ने अपनी लापरवाही की कब्र में मजदूरों को दफन कर मिट्टी डाल दी? हादसे के बाद से ही सिस्टम की नींद क्यों टूटती है? पहले वो क्यों नहीं जागता? आप कहेंगे पटियाल बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, इरादा क्या है, करना क्या चाहता है? इरादा बड़ा साफ है, इरादा जनहित है।
कभी सोचा है, कभी आपने महसूस किया है, अगर सिस्टम की लापरवाही से किसी घर का इकलौता कमाऊ बेटा दुनिया से उठ जाए, उस परिवार के दिल में कैसा दर्द होता होगा? आता है समझ? छोटी सी बच्ची रो रही है, उसके फादर नहीं थे, उसकी मम्मी काम करती थी, वो बेचारी मर गई, वो किसके पास रहेगी? कौन उसको पालेगा? 10 लाख में हो जाएगा? शाम में पता चला, एक बैग पता चला सब कंपनी में आग लग गया। जब फोन धराने लगे तो फोन लग न रहा था। तो मैं भी अपने ड्यूटी चला जाता हूँ। जब वो आग लगी है, जब मैं आया हूँ भाग के वहाँ से, उसके बाद मेरे को मिला नहीं है मेरा भाई कि कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है, कोई मेरे को नहीं मिला। उनके वादे पूरे होंगे भी नहीं ना, मेरे को मेरे भाई चाहिए था। तो नाली में आग आ गई थी, तो पैड़ी थी, पैड़ी के ऊपर आकर निकले, बड़ी मुश्किल से निकाल कर, दो चार बच्चे बड़ी मुश्किल से निकाल कर पार करे थे हमने इस घर में। वैसे ये फैक्ट्री नरेला के अलीपुर गांव में 30 साल से चल रही थी। मालिक का नाम अखिल जैन था। अखिल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे। अग्निकांड में जान गंवाने वालों में अखिल भी शामिल है। पटियाल की जो बात सिस्टम विचलित कर देता है और पूछना चाहता है जो पटियाल, वो कांटे की तरह चुभेगी सिस्टम को। वो यहीं से शुरू होती है। 10 लाख के मुआवजे को पटियाल बार बार दया के फेंके हुए टुकड़े क्यों बोल रहा है? इसके लिए आपको मुआवजे का गणित समझाता हूं, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फैक्ट्री में 11 लोग मरे, 10 मजदूर और एक मालिक, 11 हो गए ना। मान लीजिए 10 मजदूर जिंदा जले, उनकी उम्र औसतन 30 साल थी। एक मजदूर की महीने की तनख्वाह मोटा मोटी, एग्जैक्ट नहीं, 10,000 रुपए मान लेते हैं। इस हिसाब से एक मजदूर की सालाना औसत आय कितनी हुई? 1,20,000 रुपए। 60 साल की उम्र तक कोई भी इंसान काम करता है तो सरकारी नौकरी भी इसी उम्र में रिटायरमेंट मानती है, तो कितने पैसे कमा लेता है? मान लीजिए 30 साल की उम्र में मारे गए मजदूर अभी 30 साल और काम करते, यानी 2054 तक काम कर सकते थे। 30 सालों में एक एक मजदूर 36 लाख रुपए कमाता। सरकार ने मुआवजा कितना दिया? 10 लाख। 36 लाख में 10 लाख घटा दें तो बचेंगे कितने? 26 लाख। समझ गए ना, आसान सा गणित है। यानी पीड़ित परिवारों को चपत लगी सीधे सीधे 26 लाख रुपए की। हादसे होते हैं, सरकारें सांत्वना देती हैं, पीड़ितों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम पट्टी भी लगाई जाती है, लेकिन नेता कहां बाज आते हैं? आते हैं कभी? आपको लगा? मौत में भी वोट बैंक तलाशते फिरते हैं। हर मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मेजर इंजरी में 2-2 लाख रुपए और माइनर इंजरी में 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे। जो दुकानें और घर जल गए हैं उसका आकलन किया जाएगा नुकसान का, और जो भी पॉलिसी है पॉलिसी के हिसाब से उनको सबको मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के नाक के नीचे इस तरह का भ्रष्टाचार के कारण ये फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। इतने लोगों का नुकसान हुआ है, घर जल गए हैं, और जो परिवार के जो जन चले गए वो तो पूर्ति हो नहीं सकती। दिल्ली सरकार हमेशा सेफ्टी ऑडिट की बात करती है। ये सेफ्टी ऑडिट उनको दिखाना चाहिए कि उस तरह का सेफ्टी ऑडिट वो कर रहे हैं। बिना उनके कोलैबोरेशन के, मिली भगत के ऐसा हो ही नहीं सकता। पेन की फैक्ट्री थी,
बीजेपी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इतना ज़्यादा और विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं और इतने बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, तो यहाँ पर इनको कंपनसेशन देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कोई एक जिले या एक राज्य की कहानी नहीं है। जब भी ऐसे हादसे होते हैं, नेता लापरवाही की टोपी को एक दूसरे के सिर पर ट्रांसफर करते हैं। यही राजनीति का दस्तूर भी है और कड़वी हकीकत भी। आप भी समझते हैं, बातें बड़ी बड़ी करो और काम कम। अलीपुर गांव में जहां हादसा हुआ, वहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने दौरा किया, पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। कुछ पीड़ित ऐसे भी थे जिनके अपने अभी भी लापता हैं। जब मुख्यमंत्री से फरियाद लगाई तो वहां क्या हुआ? केजरीवाल आए थे, उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया, तो आप लोगों ने बात की? पूरे होंगे, वो वादे पूरे होंगे, जो वादे करके गए वो पूरे भी होंगे। किसी से बात नहीं किया उन्होंने। मैम आए भीड़ में तो अपना निकल गए, मैडम किसी से बात नहीं किया। पब्लिक की किसी की सुनी? एक बार भी उन्होंने बोला की कोशिश की? एक बार भी आप बोले, वो एक बार भी बोले, बात करके चले गए अपनी राजनीति के आगे। बस इलेक्शन के टाइम पास जोड़ लेते हैं। बूढ़ बुजुर्ग आदमी है, इनके कम से कम सहारा चाहिए, जिंदगी कम से कम घर दे मिलना चाहिए रहने के लिए इनके। उसके अलावा ये जिंदगी में पेंशन बांधना चाहिए। कभी सोचा आपने, देश में ऐसे कितने लोग हैं जो जान हथेली पर लेकर ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो ना बीमे की गारंटी देती हैं और ना मौत के बाद परिवारों की कोई जिम्मेदारी लेती हैं। देश में असंगठित क्षेत्र में जितने श्रमिक हैं, इस जोखिम को वो झेलते हैं। और ये कौन सा वर्ग है और उनकी सोशल सिक्योरिटी की सरकारों को कितनी फिक्र है? देश में करीब 38 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें प्रवासी मजदूर वगैरह वगैरह शामिल हैं, अलग अलग श्रेणी में। इनमें 28.5 करोड़ लोग सरकार के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी हैं। संगठित श्रमिक जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है 2008 का, उसके तहत सरकार श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बाध्य है, उसकी ड्यूटी बनती है। अभी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ संगठित क्षेत्र को मिल भी रहा है। इन दोनों योजनाओं को सालाना प्रीमियम कितना होगा इनका? 342 रुपए है और कवरेज 2 लाख से 4 लाख रुपए तक मिलती है प्रति व्यक्ति। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं जब भी कोई सुविधा देनी होती है। इनमें 2 कैटेगरीज का लाभ सीधे तौर पर श्रमिकों को मिलता है और यहां 10 से 20 मजदूर जहां भी जिस भी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां ईएसआई स्कीम यानी एम्प्लॉय स्टेट स्कीम लागू होती है। इसके तहत 3 करोड़ 41 लाख मजदूरों का अभी बीमा हुआ है, यानी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है अगर इन आंकड़ों को आप देख ले तो। विकसित देश की अगर मैं बात करूं तो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, कनाडा जैसे जो देश हैं, उनमें असंगठित क्षेत्र में जुड़े लोगों को फुल कवरेज दिया जाता है और किसी के साथ भी अगर कोई अनहोनी, कोई हादसा हो जाता है तो उसके परिवार को पूरी जिम्मेदारी, सरकार उसका पूरा बोझ उठाती है। अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल को एक बात पूछनी है, एक सवाल पूछना है कि क्या ऐसे कानून देश में नहीं बनने चाहिए? क्या गरीबों को उनकी जिंदगी नहीं मिलनी चाहिए? ये मुमकिन है और कैसे मुमकिन होगा ये? कुछ ही दिन पहले आंगनवाड़ी वर्कर दिल्ली में भी स्ट्राइक में थे। अब 20 तारीख से आशा वर्कर भी स्ट्राइक पे जाने वाले। क्यों? क्योंकि इन सबको जो इनसे प्रॉमिस किया गया है वो दिया नहीं जाता और इनकी तनख्वाह इतनी कम है, आज की डेट में शायद उस तनख्वाह में एक आदमी का गुजारा भी नहीं होता। तो नतीजन जो कानून बनते हैं वो कागज़ों पे बनते हैं और जो कानून बने हैं वो बाबुओं को रिहेबिलिटेट करने के लिए बने हैं। वो आम आदमी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर है उसके फ़ायदे के लिए कोई कानून नहीं बनता, वो सिर्फ कागज़ों पे रह जाता है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। क्या फायदा ऐसे नियम कायदों का जिनको अमल में ही नहीं लाया जाता या जिनका फायदा ही नहीं मिलता उन लोगों को जिनके लिए वो बनते हैं? कोई भी परिवार अपने बेटे या बेटी की कमाई खाना चाहेगा, उसकी मौत पर मिली मुआवजे की खैरात नहीं। देश में मेहनत मजदूरी करके पेट भरने वालों को एक बड़ी संख्या है, एक बड़ा वर्ग है। पटियाल चाहता है सरकार असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों पर और मजबूत कानून बनाए जो इस बात की भी गारंटी दे
कि अगर किसी गरीब का बेटा काम करते हुए किसी हादसे में मारा जाता है तो उसका पूरा परिवार, उसकी पूरी जिम्मेदारी ये सिस्टम उठाए, सरकारों की हो, सरकारें उसकी हिफाजत करें, सरकार उसका आगे का जीवन यापन का बंदोबस्त करे। विकसित देशों में ऐसा ही होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और 2047 तक हमारे देश को भी विकसित देने की गारंटी केंद्र सरकार बना चुकी है, दे चुकी है। अच्छा, चारा घोटाला पता है आपको ना? बिहार में 32 साल पहले लालू राज के दौरान हुआ था। मवेशियों के चारे के नाम पर 950 करोड़ रुपए का सरकारी गबन हुआ था। अब तेलंगाना एक कदम आगे निकल गया इससे भी। यहां भेड़ों को बस, बाइक और एम्बुलेंस में बिठाकर 253 करोड़ रुपए का गोलमाल कर दिया है ना, कमाल। केसीआर की सरकार के दौरान चरवाहा परिवार के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, बताता हूं क्या स्कीम थी। तेलंगाना की उसी भेड़ वितरण योजना के तहत सीजीए को घोटाला होने के सबूत मिले। सीजीए आपको पता है ना, सीएजी की रिपोर्ट जो आती है उनकी बात कर रहा हूं। क्या कहा गया है सीएजी की रिपोर्ट में? कहा गया है कि भेड़ों की खरीद और उनकी ढुलाई में गड़बड़ी बड़े स्तर पर हुई है। सीएजी रिपोर्ट में 253 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई, जो भेड़ों को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर चार्ज किया गया। भेड़ों की ढुलाई के नाम पर घोटाला हुआ। घोटाले में क्या हुआ, आप जरा इसे गौर से समझ लीजिए। खम्मम जिले में 84 भेड़ों को एम्बुलेंस में भरकर ले जाया गया, वो भी सिर्फ एक ही चक्कर में। एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? AP 16W 7585, जिसमें भेड़ें ले जाई गई। महबूबनगर में 168 भेड़ों को एक टाटा इंडिका टैक्सी में ले जाया गया। एक मिनट अब सुन लीजिए आप। 4 लोग उसमें बैठ नहीं सकते, लेकिन भेड़ें कितनी हो गई आपने देख ली। अब उसका टैक्सी का नंबर क्या था? TS08 UB 5323। अब नलगोंडा की जिले की बात सुन लीजिए। नलगोंडा जिले में क्या हुआ? एक ऑटो रिक्शा में 126 भेड़ें, 126 भेड़ें ऑटो रिक्शा में। आप मान सकते हैं? 26 भी नहीं बैठ सकते, 5 भी नहीं बैठ सकते। 126 भेड़ें ले गए भाई साहब ऑटो रिक्शा में। नंबर क्या था उसका? AP 29 TB 9231। अब संगारेड्डी में, वहां तो हद ही हो गई। 126 भेड़ों को एक साथ एक मोटरसाइकिल पर ढो दिया गया। आप अंदाजा लगाइए, और सुन के आप हंस रहे होंगे मेरी खबर। एक बाइक पर इतनी भेड़ें चली गई, कमाल है भाई। और बाइक का नंबर क्या था? AP 12B 6985। पूरी डिटेल बता रहा हूं मैं आपको, ताकि ये ना लगे कि खबर में सच्चाई नहीं है। ये कोई वायरल सच नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट की हकीकत है जो आपको बता रहा हूं। तेलंगाना में हुआ है सब। बाइक पर 126 भेड़ों को लादा जा सकता है क्या? सोचिए आप बैठकर जरा। भेड़ों की ढुलाई के नाम पर 262 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी मिले हैं। यानी इस गाड़ी में गई, वो नंबर गाड़ी जो है वो और थी, बाइक निकली, पता लगा 126 भेड़ें चली गई। जानवरों की ढुलाई में इस्तेमाल की गई जिन 336 गाड़ियों की जानकारी दी गई है कागजों में, वो सभी नंबर सवारी गाड़ियों के मिले। अब सवारी गाड़ियों में क्या भेड़ों को बिठा के ढो रहे थे? और कौन सवारी गाड़ियों में बताइए आप भेड़ों को ढोता है ना फर्जीवाड़ा। इनमेमें 53 जिनमें ढोया गया, उन वाहनों की बात हो, इनमें 53 दुपहिया वाहन है। दुपहिया वाहन पे भेड़ कैसे बैठ जाएगी भाई साहब, आप बताइए मुझे। 259 ऑटो रिक्शा हैं, 35 कार हैं, और टैक्सी कितनी है? 27 बसें। कमाल की बात होगी। 2 एम्बुलेंस भी शामिल हैं। अब इनमें भेड़ को ढो रहे थे। अब आप सोचिए कि किस तरह के घपले सरकारी लोग करते हैं। गरीबों के लिए योजनाएं बनाना, उनकी जमीन पर उनको उतारना, बल्कि घोटाले के दाग से योजनाओं को दूर भी रखना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, पहला काम होना चाहिए। लेकिन होता इससे बिल्कुल उलट है। भेड़ बांटने में हुआ घोटाला तब सामने आया जब केसीआर की सत्ता जा चुकी है। भाई ये तब क्यों नहीं सामने आता जब सत्ता में होते हैं वो लोग? अब तेलंगाना में नई सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम ईमानदारी से इस मामले की जांच करवाए। जनता के सामने उसके जो टैक्स का पैसा गरीबों के हक के नाम पर छीना गया, बनाया गया, उसकी असलियत सामने आए, और जिन्होंने ऐसा किया उन्हें इसके लिए मौजूदा सरकार सजा दिलवाए। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा सेंसिटिव मसला है ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप एक बात बताइए कि क्या आपके बच्चे को सोशल मीडिया की लत लग चुकी है? क्या आपका बच्चा रील और शॉर्ट्स की दुनिया में मशगूल रहता है? सोशल मीडिया के मकड़जाल में फंसा हुआ है? आजकल हर बच्चा लगा रहता है, देखो फेसबुक पे लगा हुआ है, इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है।
क्या आपका बच्चा इससे चिड़चिड़ा हो गया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो पब्लिक इंटरेस्ट में ये खबर आपको जरूर देखनी पड़ेगी, देखनी चाहिए भी, क्योंकि आपके बच्चों पर संकट है और संकट भी कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा। अगर अब भी देर की तो समस्या और बड़ी हो जाएगी और विकराल हो जाएगी। सोशल मीडिया पर शिकंजा, न्यूयॉर्क में मुकदमा। सबसे बड़ा संकट आपकी दहलीज पर दस्तक। आपके बच्चे का दिमाग कौन कर रहा है खराब? न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स को बच्चों की फिक्र है, इसलिए मेयर एरिक ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुकदमा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर केस करने की नौबत क्यों आई? दरअसल न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स का कहना है कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं। लत लगाने वाला सोशल मीडिया बच्चों की पढ़ाई पर असर डाल रहा है। न्यूयॉर्क के स्कूलों में 10 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इनमें से 38% बच्चे तनावग्रस्त पाए गए हैं और तनाव का कारण कुछ और नहीं बल्कि सोशल मीडिया ही है। अमेरिका में करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 84% यूजर्स की उम्र 18 से 29 साल के बीच है। अमेरिका में टिकटॉक के यूजर्स सबसे ज्यादा हैं। इनकी संख्या करीब 15 करोड़ है। बच्चों की मेंटल हेल्थ पर न्यूयॉर्क में हर साल $10 लाख खर्च किए जाते हैं। दुनिया भर के बच्चों में सोशल मीडिया की लत महामारी की तरह फैल रही है। सोशल मीडिया धीरे धीरे हर घर का हिस्सा हो गया है। इसीलिए टेंशन लाजमी है और भारत भी इस बीमारी से अछूता नहीं। सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है कि व्यक्ति अपने आप को कंपेयर करने लगता है, अपनी तुलना करने लगता है ऐसे लोगों से जिनको वो सोशल मीडिया पे देखता है और इसके कारण हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और ये एक मानसिक तनाव को बढ़ाता है। और साथ ही ये भी होता है कि अनिद्रा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है सोशल मीडिया और इसलिए लोग सोते समय भी, उसके पहले भी, उसके बाद भी हमेशा सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, जो उनके सोने का टाइम होता है। इससे कम सोते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और उसकी वजह से उनके काम पे भी फ़र्क पड़ता है और साथ ही वो डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं। तो चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो काम की बात हो, व्यक्ति में आदत लग जाती है कि अगर कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो भी वो देखता रहता है। तो मेरे ख्याल से इसके दुष्परिणाम तो बहुत सारे हैं। पढ़ाई से ज्यादा बच्चे सोशल मीडिया पर समय बिता रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स भी इसके बारे में नहीं जानते। भारत में सोशल मीडिया की लत बच्चों को कितना बीमार बना रही है, ये अब आप एक्सपर्ट से सुनिए। नहीं, आईएम में हमने काफ़ी सारी स्टडी इस बात पे की है कि व्यक्ति का स्ट्रेस किस लिए बढ़ता है। जब कोविड के टाइम में सोशल मीडिया और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उस समय हमने देखा था कि एक एंग्जाइटी ही नहीं बल्कि एक तरह से कलेक्टिव एंग्जाइटी आ गई थी। और तीसरा चीज़ आईएम में हमने 2 और चीज़ों पे किया। हम एक मिसिंग चिल्ड्रन पे हमने एक रिसर्च किया था और उसमें पता चला कि जो बालिकाएं हैं, जो माइनर्स हैं, वो अगर कहीं जाती हैं बाहर, उसका कारण जो है वो सोशल मीडिया है। आंखों में परेशानी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद का अभाव, डिप्रेशन, ये वो समस्याएं हैं जो सोशल मीडिया के चंगुल में फंसने के बाद बच्चों में आम हो गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिकों का बिजनेस फल फूल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग का खतरनाक वायरस बच्चों का दिमागी संतुलन लगातार बिगाड़ रहा है। अब बात आपकी सेहत की करनी है। देश की राजधानी दिल्ली में लीवर से जुड़ी बीमारी पर एक बड़ा सर्वे हुआ है। ILBS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस के सर्वे में खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है? राजधानी के 2 में से 1 शख्स का लीवर फैटी है ना चौंकाने वाली बात। ये है क्या बीमारी और कितनी खतरनाक होती है फैटी लीवर की बीमारी? MAFLD यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शनिंग फैटी लीवर डिसीज एक नॉन अल्कोहलिक बीमारी है। मतलब अगर आप शराब भी नहीं पीते हैं तब भी आपका लीवर खराब हो सकता है। फैटी लीवर के चलते आप सिरोसिस, लीवर फेलियर और लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं।
बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि फैटी लीवर होने के कारण लोगों को डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी जैसी बीमारी वक्त से पहले यानी 10-15 साल पहले ही हो जाती है। ILBS ने 18 साल से ऊपर के लोगों पर यह सर्वे दिल्ली के 11 जिलों में करवाया। 6000 लोगों को चुना गया इस सर्वे के लिए, जिसमें से 3468 लोगों का लीवर फैटी निकला। यह रिसर्च में सब सामने आया है। फैटी लीवर गंभीर बीमारी है, लेकिन जैसा ठीक किया जा सकता है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इसे आप ठीक ही नहीं कर सकते, घबरा जाएं कि हाय ये क्या हो गया, क्या ठीक नहीं हो सकती। इसलिए डॉक्टर की सलाह लें, दवाई लें, एक्सरसाइज करें और खासकर अपनी डाइट को बैलेंस करें। अब सीधे देख लेते हैं आपका वो कमेंट्स जो आपने हमें कल के शो पर भेजा। अनूप क्या लिखते हैं? भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जब जनता किसी पार्टी को ये मौका देती है तो उनके प्रतिनिधियों के लिए जनता को पूरा हक है कि वो ये जाने कि इन पार्टियों को कहां से चंदा मिलता है, यानी चुनावी बॉन्ड की खबर। अब पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे सोमवार को रात 9 बजे।